यहीं पर जो है हमारा जो सीटेट का पेपर 2 है, सीटेट पेपर 2 में यहाँ पर हमने क्लास 6 की हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट कर ली है, 10 चैप्टर आपके स्पेशल एनसीईआरटी। और यहाँ पर अब जो है हमने आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी को स्टार्ट किया हुआ है और इसमें भी हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर में फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और सेकंड चैप्टर में जो राजा और उनके राज्य, इसमें आज आपका यहाँ पे जो है सेकंड चैप्टर है और यहाँ पर सेकंड पार्ट है ये। और इसमें कल हमने चोल राजवंशों के बारे में यहाँ पर जो है पढ़ा था और आपको मैंने एमसीक्यू भी कराए थे, बहुत ही बेहतरीन मस्त वाले, एकदम फाइनली सारी चीज़ें डिस्कस हो चुके हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसमें जो है आपका बचा हुआ है ना, वो हम देखते हैं। और देखो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे चोल राज्य नज़दीक एक नज़र और यहाँ पर उरेयूर से तंजावुर तक हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो फाइनली हम सारी चीज़ें बैक टू बैक यहाँ पे एकदम मस्त तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी इन्जॉय आपको यहाँ पर आएगा और मस्ती से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, बस आपको ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लास्ट तक हमारे साथ में, और सिर्फ बने ही नहीं रहना है, चीज़ों को नोट भी करना है और नोट ही नहीं करना है, दिमाग में भी, ठीक है, यहाँ पर फिल करना है। चलिए फिर यहाँ पे देखो, उरेयूर से तंजावुर तक हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली चोल वंश सत्ता में कैसे आया यह है। कावेरी डेल्टा के मुट्टरियार नाम से बहुत ही फेमस एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे और फिर उरेयार के चोल वंशियों प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभु सुदनी देवी का मंदिर भी बनवाया। तो कावेरी डेल्टा में देखो, मुट्टरियार नाम एक बहुत ही फेमस एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी और वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे और यहीं पर जो है उरेयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार में विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। तो यहाँ पर कावेरी डेल्टा से रिलेटेड बात हो रही है, तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि कावेरी डेल्टा पर विचार कीजिए, देन या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो यहाँ के मुट्टरियार नाम से बहुत ही फेमस एक छोटे से मुखिया परिवार की एक सत्ता थी और यहाँ पर कावेरी डेल्टा में इन दोनों में जो है आपका पक्ष चल रहा था और वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे और यहीं पर एक था आपका उरेयार और इसमें चोल वंश से प्राचीन मुखिया परिवार के ये विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में यहाँ पर जो है देखो इन्हें मुट्टरियारों को हराकर, किसने, यहाँ पर उरेयार ने मुट्टरियारों को हरा करके और डेल्टा पर क्या किया, आपका कब्जा कर लिया। ओके, चलिए तो ये चीज़ आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखें। आगे देखो फ्रेंड्स, ये देखो, आप देख रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फाइनली हम ओनली उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसे हम स्किप कर देंगे। जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हम यहाँ पर जो है देखेंगे। ओके, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने, एक मिनट, अब क्लियर है, एक मिनट, चलिए अब क्लियर है। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पाल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए। राजा राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल राजवंश, देखो यहाँ पर ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसे स्किप कर देंगे। ये जो यहाँ पर है ना, इसे तो हम इसके, लेकिन हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि राजा राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है वह 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया और उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजा राज के पुत्र यहाँ पर कौन थे, राजेंद्र प्रथम थे। इन्होंने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जलसेना भी बनाई। तो यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है
तो ये काफ़ी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये जो पूरा यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा बॉक्स आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ से कैसे किस माध्यम से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि भैया ये जो यहाँ पर है ये तो हम स्किप करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ से एक तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि चोल वंश का सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि चोल शासक माना जाता था, सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता था। तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता था, राजा राज प्रथम को। और लास्ट में एमसीक्यू भी दिखाऊंगे। तो एक फाइनली यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि सबसे शक्तिशाली पावरफुल चोल शासक किसे माना जाता था, राज प्रथम को। किसे, राज प्रथम को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसको आप ध्यान रखें। बिल्कुल प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जो बताती हूँ चीज़ को नोट करते रहे और आप ध्यान भी रखें, आपका ही भला है इसमें। ओके तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सबसे शक्तिशाली। ऐसे ना आप क्या करो, जैसे हम पढ़ाते हैं ना कि चैप्टर में है वो है, वैसे मैं नोट्स भी रेडी कर रही हूँ। बहुत जल्द आप सबके बीच में नोट्स भी आने वाले हैं। फाइनली हम सारी एनसीईआरटी के नोट्स यहाँ पे मैं जो है शॉर्ट फॉर्म में इस माध्यम से बना रही हूँ। अभी रेडी नहीं हुए तो अभी नहीं बताऊँगी आपको कि हाँ नोट्स ले लो, लेकिन जब रेडी हो जाएंगे तो अभी जो है मैंने स्टार्ट किए हैं। फाइनली बहुत जल्द जो है यहाँ पे आपके हो जाए तो बिल्कुल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पावरफुल चोल शासक माना जाता था कौन, राज प्रथम, जो कि 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार भी किया। फिर यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। किसने, राज प्रथम का। ये सारे ऐसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनेंगे। फिर इनके जो पुत्र थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रथम थे। इन्होंने उसकी नीतियों को जारी रखा और यहाँ पर उसने गंगा घाटी और साथ ही साथ श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया को, ये जो यहाँ पर देश है इन सब पर क्या किया, हमला किया। तो किन किन देशों पर हमला किया, राजेंद्र प्रथम ने किन किन देशों पर हमला किया। ये यहाँ पर जो है राज प्रथम के क्या है, बेटे हैं। और इन्होंने किन किन देशों पर जो है हमला किया, ये यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो गंगा घाटी है और श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन बनेंगे कैसे, सारे लास्ट में दिखाने वाली हूँ। आगे बढ़े, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। यहाँ से देखो क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ हमें स्किप करनी है। फिर यहाँ पर राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपका बिल्कुल ऐसे लाइन टू लाइन। भाई मैं ये कहूँ ना कि जो आपके ये होते हैं ना, यहाँ पे जो सीटेट का जो आपके सीबीएसई वाले ये पेपर बनाते हैं, ये ना कुछ मेहनत करते हैं भी कि नहीं करते हैं। यहाँ से ना सीधा लाइन टू लाइन क्वेश्चन छापते हैं, लाइन टू लाइन छापते हैं। भाई ये मेहनत नहीं करते लाइन टू लाइन। लेकिन आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, मेहनत आप नहीं करते। ये तो यहाँ देखो मेहनत आप लोग करते हैं, मेहनत आप लोग करते हैं, लेकिन जो जिस माध्यम से करनी चाहिए ऐसी मेहनत आप नहीं करते, भटकते रहते हैं। सीधा एनसीईआरटी पढ़ो, दिमाग में फिल करो ना, तुरंत ऐसे एकदम यूँ मिलेगा आपको आंसर यहाँ से एकदम तुरंत से। तो राज और राजेंद्र प्रथम, देखो यहाँ पर राज जो प्रथम था, इनके फादर है राजेंद्र प्रथम के, इनके द्वारा ही बनवाए गए। तो यहाँ से ऐसे बन सकता है कि तंजावुर और जो गंगईकोंडचोलपुरम ये मंदिर है, इसका स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। ये किसने बनवाए, तो यह राज और राजेंद्र प्रथम इन दोनों ने बनवाए थे, फादर ने और इसके बेटे ने। क्लियर है। चलो ये पूरी लाइन याद रखनी है भैया, यहाँ से पूरी लाइन जो है यहाँ पे जो है दे देंगे ये। ओके और ये मंदिर आप देख सकते हैं, यही है वो मंदिर। देखो गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर है ये। देखो कितना बढ़िया है, नीचे से तो ऐसे ही फैला हुआ है और ऊपर से जाके बारीक हो गया है। कितना शानदार मंदिर है, क्या बात है, वाओ। अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर देखते हैं हमारे लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या हमें स्किप करनी है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए और इस भूमि की उपज उन सारे विशेषों का निर्वहन करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित और मालाकार, बारबची, मेहतर, संगीतकार, ये यहाँ पर जो चीज़ है ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है,
इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। ओके, चलिए, तो जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती वह सभी हम स्किप करते हैं। आगे बढ़िए। हाँ, ये देखते हैं, ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की प्रतिमाएं भक्तों की भी। हाँ, यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखो, एक तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से बनेगा, यहाँ से जो ये मूर्ति है ना, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा। एक तो यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, ये वाला क्वेश्चन बनेगा कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशेष था कांस्य प्रतिमाएं। जो ये कांस्य प्रतिमाएं हैं, बनाने का काम चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तो यहाँ से जो ये चीज़ है ना, इसमें आपको ऑप्शंस दे देगा कि इसमें क्या क्या और किस किस माध्यम से क्या क्या चीज़ यहाँ पे दी हुई है, इसके किस किस के बारे में, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में इस मंदिर में सारी चीज़ें, ठीक है, इन्होंने फाइनली दिया हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा और एक कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो मैं बताती हूँ। देखो, एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये जो यहाँ पर प्रतिमाएं दी हुई है ना, एक देखो भैया, एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो ये यहाँ पर कांसे की जो प्रतिमाएं हैं, जो ये बनाई गई हैं, ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती है। देखो, ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवता, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी। यहाँ पर ये जो है आपकी प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती हैं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई हैं। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये जो आपकी यहाँ पर बनाई हुई है प्रतिमाएं, देखो बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ, जो ये कांसे की जो प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि इनमें जो है क्या क्या आपका किस किस माध्यम से किन किन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर इसमें जो है आपका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे इसमें शामिल, और यह है आपका इसमें देवी देवताओं की तो ये प्रतिमाएं होती हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर भक्तों की भी बनाई गई है। और ये क्वेश्चन में दिखाऊंगी, इसलिए बार बार यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो, अब देखो कृषि और सिंचाई। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ हम स्किप कर सकते हैं। तो चोलों की कई उपलब्धि, यहाँ पे चोलों की ही हम बात कर रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी की नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ये शाखाएं बार बार पानी, देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो इसे हम स्किप कर देते हैं। फाइनली ये चीज़ हमारी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ थोड़ा अगर यहाँ से बन सकता है तो यहाँ से देख लेते हैं। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं शताब्दी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जा रहा था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाता था, और डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ के रोकने के लिए तटबंध भी बनाए जाते थे। तो भैया टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ओके, चलो, एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। चलो कोई नहीं। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था और सिंचाई के लिए कई पद्धति अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ देखो जो सिंचाई होती थी कभी कभी क्या भाई कि मानसून आता है, बारिश के थ्रू जो है की जाएगी, या फिर कभी कभी हम यहाँ पे नहर और जो ये होते हैं इस तरह से हमारे नहर वगैरह हैं और कुएँ हैं, इनसे जो है पूरी फसलों की सिंचाई करते थे। ओके, फिर यहाँ पर देखो एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ में उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। चलो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखेंगे हम साम्राज्य का प्रशासन सीधा, बस अब यहाँ पे बात करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ना वहीं से पढ़ाएंगे हम, है ना। एक्स्ट्रा में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही आपका और ना ही अपना। कीमती जो वक्त है वो है आपका।
ओके, हमारा तो कुछ नहीं है, सबसे जो मेन है वो है आप लोगों का। तो साम्राज्य का प्रशासन, प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती, हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से उर क्या कहलाती है? तो किसानों की बस्ती उर कहलाती है। देखो यहाँ से ऐसे जो है मैचिंग के थ्रू क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उर जो है किसे कहते हैं। तो एक तरफ आपका उर लिखा होगा, यहाँ पे जैसे कि आपका उर लिखा है और यहाँ पर इसके सामने कुछ और दे देगा, तो उर जो है क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर ये आपकी किसानों की बस्तियाँ कहलाती हैं। तो किसानों की बस्तियों को क्या कहते हैं? तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बनेगा, किसानों की बस्तियों को क्या कहा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम टाइम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। किसानों की बस्तियाँ किसे कहते हैं? उर को। तो किसानों की बस्तियाँ जो उर कहलाती, तो उर क्या कहलाती? किसानों की बस्तियाँ। सिंचाई खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी और इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। अब नाडू किसे कहा जाता था? गांव के समूह को। तो देखो उर कहते थे हम किसानों की बस्तियों को। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, देखो किस माध्यम से। उर किसे कहा जाता था? उर जो है हम कहते थे किसानों की बस्तियों को। और यहीं पर गांव के समूह को क्या कहते थे? गांव के समूह को क्या कहते थे भाई? गांव के समूह को कहते थे नाडू। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। किसानों की बस्तियों को हम उर कहते थे और यहीं पर गाँव के समूह को हम क्या कहते थे? नाडू कहा जाता था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य भी करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देख रेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था और उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। एक तो यहाँ पे उर इम्पोर्टेंट है, एक नाडू इम्पोर्टेंट है और फिर आपका एक यहाँ पे मुवेद वेलन किसे कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट है। यह राजाओं के सम्मान के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, यह है आपका मुवेदलन है। और अरे यार किसे कहते हैं? ये प्रधान जैसी उपाधियाँ दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे, ये नहीं कहते हैं। तो यहाँ से ये आपके क्वेश्चन बनेंगे और ये क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ पर मिलान वाले। ये क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, इसलिए आप अगर यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, कहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आप अपना थोड़ा देखना। तो देखो पहले उर किसे कहते हैं? किसानों की बस्तियों को उर कहते हैं। यहीं पर आपका था नाडू। नाडू किसे कहते हैं? तो यह है आपका गाँव के समूह को कहा जाता है। ये यहाँ से और यहाँ तक इस बॉक्स तक सारा का सारा इम्पोर्टेंट है पूरा। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि गांव के समूह को कहा जाए। तो ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य भी करते थे और धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण भी हासिल था। यहाँ से लाइन टू लाइन ऐसे स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेगा। उसने कई उसमें जो है कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में ये जो है मुवेद वेलन को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान भी यहाँ पे रखा और यहाँ पर जो है अरे यार प्रधान जैसी उपाधियाँ दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। तो ये पूरा का पूरा बॉक्स यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ना भी, ये बॉक्स में भूमि के प्रकार कौन कौन से किस किस जो है माध्यम से, ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से भी कैसे क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो कि चोल भूमि के प्रकार कैसे किस माध्यम से थे। तो विल्लन वगई किसे कहते हैं? तो विल्लन वगई किसे कहते हैं? स्टेटमेंट में सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा और मैं दिखाऊंगी विल्लन वगई किसे कहते हैं। यह गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को विल्लन वगई कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भाई यही तो मैंने कहा था कि जो आपके ये CBSE वाले होते हैं ना, थोड़ी मेहनत नहीं करते, एकदम सेम टू सेम यहीं से भाई कुछ मेहनत नहीं करनी इन लोगों को, सेम टू सेम क्वेश्चन बनाते हैं। देखो कैसे इस बॉक्स से क्वेश्चन बना दिया। और मिलान वाला कि जो ये आपका विलन वगई है किसे कहा जाता है? तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, जो गैर ब्राह्मण किसान को ये भूमि दी जाती थी। और भाई यहाँ पे जो है ब्रह्मादे किसे कहते हैं? ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई जो भूमि, देखो इसके नाम से क्लियर है ब्रह्मादे। तो ब्रह्मादे हम किसे कहते थे? जब हम इन्हें ब्राह्मणों को उपहार में जो भूमि देते थे उसे हम ब्रह्मदे कहते थे। और भाई शाला भोग
भोग किसे कहा जाता है, तो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए उसे दी गई जो भूमि है उसे हम शाला भोग कहते हैं। और देवदान और तिरुमठ करनी किसे कहते थे, यह मंदिर को फार में दी गई जो भूमि होती है उसे हम देवदान और तिरुमठ करनी कहते थे। फाइनली यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनेगा, जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है वेलन गई, इसके आगे यहाँ पर लिख देगा कि क्या ये वेलन गई ब्राह्मणों को फार में दी गई भूमि है। जिसने पढ़ा है वो कहेगा इसको हटाओ ना, यहाँ पर वेलन गई जो है गैर ब्राह्मणों किसान स्वामी की भूमि है, और ब्रह्मदेव ये ब्राह्मणों को दी गई भूमि है। शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि है। और यहाँ पर देवदान और जो तिरुमठ करनी है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है। और जो यहाँ पर पल्ली चंदम है यह जैन संस्थानों को दान में दी गई क्या है, भूमि है। ओके, फाइनली सारी चीज़ क्लियर हुई। आई होप आप लोगों को यह चीज़ यहाँ पे समझ आ गई होगी। बिल्कुल आशा करती हूँ हाथ जोड़ के कि भाई सही से ध्यान से पढ़ लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और इस बॉक्स को आप रट लो रट लो रट लो, आई होप रट लो, खाते पीते 2-4 बार देख लो, रट लो इसे। ये रट लो कि विल्लभ गई कौन है, किसे कहते हैं, तो यह एक प्रकार की गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को दी गई भूमि है। और ब्रह्मदेव जो ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि है। शाला भोग जो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि है। देवदान और ये आपके जो यहाँ पर तिरुमठ करनी है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है। और यहीं पर जो आपका पल्ली चंदम है यह जैन संस्थानों को दी गई आपकी क्या है, भूमि है। तो प्लीज़ इसे रट लो, आई रिक्वेस्टेड। ओके, बार बार कह रही हूँ प्लीज़ 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 इसे आप रट लो रट लो रट लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा बॉक्स इंपॉर्टेंट है। ये आपके चोल अभिलेखों में भूमि के प्रकार है। फिर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर बस वही दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बता दिया कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या फिर ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की रेख देख काफ़ी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरह इन चीज़ों को इन्होंने कैसे कैसे किस किस को यहाँ पर भूमि आपकी दी है दान में। तो यहाँ भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ मैंने आपको बता दी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ से कुछ चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, फिर हम लास्ट में बस एमसीक्यू करते हैं। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देख रेख के लिए सभा में विभिन्न समितियाँ थी। तो भैया यहाँ पर ये भी फालतू की चीज़ है, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, इसे भी हम कट करते हैं। अभिलेख और यहाँ पर जो है लिखित सामग्री है। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे देखो क्या चीज़, अभिलेख और लिखित सामग्री। यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनेगा आपको कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता कैसे ली जा सकती है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना ही चाहिए। तो अभिलेख और लिखित सामग्री, यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन जो है बन सकता है कि यहाँ पर जो है उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता क्या क्या होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। देन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए उसे। अगर यहाँ पर उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता लेनी है तो क्या क्या होना चाहिए उसमें। ओके, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा कि जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच। तो यहाँ से देखो ये देगा ऑप्शन में क्या उनके पास अपना घर होना चाहिए, फिर यहाँ पे दे देगा कि उनके पास अपना घर नहीं होना चाहिए, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से सुने, उनके पास में अपना घर होना चाहिए और इसकी टाइमिंग दी हुई है, उसकी जो उम्र है अगर आपको सभा की सदस्यता लेनी है उत्तर मेरूर अभिलेख के अकॉर्डिंग तो 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए उसकी एज। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 35 से 60 दे दे, 65 दे दे या फिर 25 से 70 दे दे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। 35 से 70 है, 70 है, 35 से 70 है। और उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ओके, तो ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या फिर अपने संबंधियों में, तो ये चीज़ उनमें होनी चाहिए। अगर भाई उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता उन लोगों को लेनी होती थी, भूमि का स्वामी अगर उन्हें बनना होता था,
अगर यहाँ पर सभा के सदस्यों के लिए कोई इच्छुक लोग हैं और उन्हें इसी भूमि का स्वामी बनना है, तो जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है तो उनके पास में घर होना चाहिए, उसकी एज 35 से 70 साल की होनी चाहिए और उसे वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और साथ ही यहाँ पर उसे ईमानदार भी होना चाहिए। फाइनली ये चीज़ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो अब देखो मैंने कहा था ना कि भाई जो CBSE में यहाँ पर ये होते हैं ना, बिल्कुल भी कुछ मेहनत नहीं करते। ऐसे देखो यहाँ से NCERT की बुक्स है ना, ऐसे छापा हुआ है बिल्कुल लाइन टू लाइन, इन्हें नहीं मेहनत करनी। मेहनत तो आप लोगों को करनी है, और वो भी जो जहाँ से मेहनत करते हैं वहाँ से कुछ मिलता नहीं, और जहाँ से करते नहीं सारी चीज़ें वहीं से मिलती है। तो आगे ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए बस सब कंप्लीट हुआ। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम आपको MCQ कराते हैं। अब देखो यहाँ से कैसे MCQ बनेंगे। अब मैं आपको MCQ दिखा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आइए आप, और देखो भैया स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और जो ये स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे प्रसिद्ध चाहमान जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना जाता था शासक था जिसने 1191 में सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को हराया था, कौन था? अशोक था, प्रशस्ति था, हरिश्चंद्र या फिर पृथ्वीराज तृतीय? बताओ बताया था कि नहीं बताया था? बताइए फटाफट, बताया था कि नहीं बताया था मैंने, है ना, ये मैंने पढ़ाया था आपको। तो सबसे फेमस चाहमान, इसे चौहान भी कहा जाता था, जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना गया था। तो यहाँ पर ये कौन था आपका, और जिसने 1191 में सुल्तान महमूद गोरी को हराया यहाँ पर? तो पृथ्वीराज तृतीय था कि नहीं था? बताइए मुझे फटाफट। मैंने चीज़ आपको पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? यस बिल्कुल पढ़ाई थी। पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? और देखो मैंने ये भी आप लोगों को पढ़ाया था यहाँ पर भैया। ये क्या है कि चोल शासन में भूमि के प्रकार को सही विकल्प के साथ में सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सूची 1 है, यहाँ पे सूची 2 है। तो देखो चोल शासन में भूमि के प्रकार को सही विकल्प के साथ में, देखो मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है विमल नौ गाई, ब्रह्मदेव है, शाला भोग है और देवदान है। मैंने कहा था कि इनको रट लो, और यहाँ से मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। तो ये जो विमल नौ गाय है, ये हम किसे कहते हैं, या फिर ये जो विमल गौ गाय ब्रह्मदेव, तो ब्रह्मदेव तो देखो वो था जो ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी उपहार में। तो देखो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। और यहीं पर फ्रेंड्स जो हमारा है शाला भोग, तो शाला भोग जो है किसी विद्यालय को दी गई भूमि थी। और यहीं पर विमल गौ गाय ये किसी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। और देवदान जो है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। बताओ मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बॉक्स में बिल्कुल कंप्लीटली बहुत ही अच्छा सुंदर सुंदर लिखा हुआ था एकदम। बताया था कि नहीं बताया था? कहा था ना कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब देखो स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, अब कंफ्यूज नहीं होना। तो ए का यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा, ए का यहाँ पर थर्ड होगा, बी का यहाँ पर 4 होगा, बी का यहाँ पर 4 होगा। देखो वेमल, एक बार से फिर वही, इनके तो नाम भी ऐसे हैं क्या ही कहें। देखो वेमल नौ गाय, ओके, ये जो है गैर ब्राह्मणों किसान को स्वामी में भूमि दी जाती थी, इसका थर्ड होगा। और ब्रह्मदेव इसका 4 होगा, ब्राह्मणों को फाल में दी गई भूमि। और भैया देवदान होगा आपका मंदिर को फाल में दी गई भूमि। तो यहाँ पर इसका आपका ये हो जाएगा फर्स्ट। और शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव को दी गई भूमि, यानी कि यहाँ पर सेकंड जो है हमारा आंसर राइट होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, ओके। और ये क्वेश्चन ना हिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो पक्का हम एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इतनी चीज़ें हमारे लिए सिंपल नहीं है, हार्ड है। हाँ अगर हम मेहनत करेंगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें सिंपल है। चोल वंश के दौरान तंजावुर और उदयपुर में कौन से समुदाय के बुनकर लोग मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? यहाँ पर जो है पद्मशाली है, देवांग है, पणिका है, शलिया। तो यहाँ पर ये है शलिया, ओके। आगे राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम वंश के थे। तो जो ये राज प्रथम और जो राजेंद्र प्रथम वंश ये किस वंश के थे भाई? चोल, पल्लव, पांडे, चालुक्य। तो हम चोल के बारे में तो पढ़ रहे हैं। तो राज प्रथम
ये और राजेंद्र प्रथम ये चोल वंश के ही तो थे, इनके तो बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी। चोल वंश का ही तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है यहाँ पे क्लास 7 की हिस्ट्री में, तो ये चोल वंश के ही अकॉर्डिंग था और यहीं पर हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे महान चोल शासक किसे माना जाता है? देखो यहाँ से फाइनली क्वेश्चन बन गया है। मैं जो चीज़ मैं पढ़ाती हूँ ना एनसीईआरटी में, जो चीज़ पढ़ाती हूँ वो चीज़ प्रमाण के आधार पर पढ़ाती हूँ। ये नहीं कि बस आपको यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं या फिर यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा। जो चीज़ पढ़ाते हैं, वैसे तो एनसीईआरटी आपने देखी होगी, अगर आप खुद से पढ़ोगे ना, अगर हमारे साथ नहीं पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही होती है कहानी के टाइप से। लेकिन उस कहानी में ही तो छिपा होता है लड्डू, और लड्डू ढूंढना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो देखो उस कहानी के बीच में से कैसे हम आपको लड्डू ढूंढ के देते हैं। तो वही तो चीज़ें मैंने कहा था ना कि सबसे महान चोल शासक किसे माना जाता है, तो भैया यहाँ पर किसे, राजराज प्रथम को। और इसके पुत्र कौन थे? तो फाइनली उसका क्वेश्चन भी आने वाला है, टेंशन नहीं लेना, राजेंद्र प्रथम थे ना। अब यहाँ पर देखो, सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा था कि जो चोल मंदिर है इसमें धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के थे वो, हाँ। और चोल काल के कांस्य में चित्र देवताओं के तो थे, लेकिन कभी कभी भक्तों के भी होते थे। सही बात है। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों आपस में अपने आप में ये मैच नहीं खाते। वैसे तो ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों क्या है, करेक्ट है, लेकिन बी जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन है कि देखो यहाँ पर इसमें चोल मंदिर में ये पूछा गया है कि किस किस जीवन से रिलेटेड, धार्मिक, संस्कृति, सामाजिक, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है कभी कभी ये जो है बात करें चित्रों की, धर्म चित्र की, तो दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे। वैसे दोनों करेक्ट है ऑप्शन, वैसे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे, दोनों एक ही बात नहीं कह रहे। ये तो यहाँ पर भाई बात कर रहे हैं जीवन के बारे में, और ये यहाँ पर बात कर रहे हैं भक्ति के बारे में, किस किस के चित्र थे उसके बारे में। तो दोनों आपस में मिक्सचर नहीं है, मिक्स क्वेश्चन नहीं है, मेल नहीं खा रहे, इसलिए यहाँ पर सेकंड सही होगा। वैसे तो दोनों करेक्ट है, लेकिन ए बी की सही व्याख्या नहीं करता है। सो बस आज के लिए इतने ही एमसीक्यू, और यहाँ पे कंप्लीट हुए क्वेश्चन। सो बताएं आपको चीज़ें समझ आई कि नहीं आई। अगर कोई डाउट्स है सो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। फाइनली मैंने अपना पूरा 100% दिया है आप लोगों को। अब आप लोगों के ऊपर आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना करते हैं, कितना नहीं करते हैं। तो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। अगर आपको भी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है अपनी PDF के लिए, तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पे नीचे नंबर दिया हुआ है 7505890761, आप इसे ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप का मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं भी आपको खुद। अदरवाइज चैनल जो होता है हमारा एग्जामिनेशन जो चैनल है, ऊपर क्लिक करेंगे, इधर अबाउट में जाएंगे, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस लिंक पर भी क्लिक करेंगे तो भी ज्वाइन हो जाएंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूँगी तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पर हम देते हैं अपनी वाणी को विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।